नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की करंट अफेयर के साथ हाजिर है। ये है आज का न्यूज़पेपर 13 अक्टूबर 2025 और आज हम डिस्कस करेंगे अपने 10 क्वेश्चन 10 टॉपिक पे बेस्ड। तो स्वागत है आपका। ये है फ्रंट पेज द हिंदू का। आज यहाँ पे अफगानिस्तान बहुत न्यूज़ में है दो वजह से। सबसे पहली वजह से तो है कि अफगानिस्तान की विदेश मंत्री भारत दौरे पे है। दूसरा है अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में थोड़ी टेंशन चल रही है। उस वजह से अफगानिस्तान बहुत न्यूज़ में है और न्यूज़ में रहने वाला भी है, क्योंकि एक अमेरिका की डिमांड भी चल रही है अफगानिस्तान से बगराम एयरपोर्ट के लिए। तो इस वजह से अफगानिस्तान न्यूज़ में रहने वाला आगे भी। तो आपको ध्यान रखना है, अफगानिस्तान से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है वो सभी आपको तैयार रखना है, ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पीटी 2026 में दिख सकता है। तो ये है पाकिस्तान से जब अभी हमला किया था पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे, काबुल पे, तो उसके जवाब में अफगानिस्तान ने भी अच्छी कार्रवाई की और काफ़ी नुकसान हुआ है पाकिस्तान का इसमें। तो इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो ध्यान रखना है, अफगानिस्तान की हर चीज़ पे आपको अच्छे से फैक्ट को तैयार करना है। जैसे प्रमुख सिटीज़ कौन सी है, उससे बॉर्डर साझा करने वाले कंट्री कौन है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में अफगानिस्तान है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो चलते हैं आज। और दूसरी कोई खास न्यूज़ तो है नहीं। हाँ, ये वाली एक न्यूज़ खास है। इजिप्ट में अभी गाजा समिट होने वाला है। गाजा यानी कि हमास और इजराइल के बीच में एक समझौता, शांति स्थापित कर उस एरिया में, फिलिस्तीन एरिया में शांति के लिए ये गाजा समिट होने वाली है। तो ये बहुत न्यूज़ में रहनी आने वाले एक दो दिन में। तो इसके बारे में आगे जब हम आएंगे तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बारे में उस एरिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं अपन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों पर विचार करें। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान और चीन। इसमें से बताना है कि कितने देश है जो अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। जो जैसे यूक्रेन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, क्योंकि यूक्रेन बहुत न्यूज़ में था, यूक्रेन और रशिया वार के कारण। तो देखते हैं, ये अफगानिस्तान का मैप है। ये प्रमुख सिटीज है, मजार शरीफ है, काबुल है, कंधार है, ये इसकी सिटीज है। देखो यहाँ से शुरू करते हैं। ईरान है सबसे पहले बॉर्डर, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है। यहाँ पे थोड़ा सा चाइना का बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ इंडिया शेयर करता है और यहाँ पे पाकिस्तान शेयर करता है। तो खासकर तो आपको इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ये ईरान, ये तो आपको पता रहेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, ये अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले देश है। अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी भारत ने क्या किया है, अपने तकनीकी मिशन था, तकनीकी लोग जो भी वहाँ पे परियोजना चल रही है भारत के सपोर्ट से, उनको क्या किया है भारत ने, अभी पूर्ण दूतावास में उन्नत किया है। अभी भारत ने ऑफिशियली वहाँ के एक जो मंत्री है, विदेश मंत्री भारत के दौरे पे है और ऑफिशियल दौरा है, जहाँ से भारत के विदेश मंत्री ने उनसे मुलाकात की है। तो अपने आप में ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसकी राजधानी तो सबको पता है, काबुल है। प्रमुख नदी कौन कौन सी है, इन नदियों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, और ये पढ़ना है कहाँ से उद्गम होती है और ये कौन से जगह जाके गिरती है। जैसे काबुल नदी है तो सिंधु नदी में आके मिल जाती है। अमू दरिया नदी है तो ये आपकी जो कैस्पियन सागर के कौन सा वहाँ पे एक सागर है उसमें जाके मिल जाती है, अराल सागर में जाके मिलती है, सॉरी, अमू दरिया। तो ऐसे ही आपको पता करना है कि ये कहाँ जाके गिरती है, क्योंकि 2000 शायद तक 20 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जम्बोजी नदी, मेकोंग गंगा के बारे में, कि वो कहाँ जाके गिरती है। तो आपको ये ध्यान रखना है ये कहाँ जाके गिरती है, कौन से वाटर बॉडीज में जाके गिरती है। तो आपको ये ध्यान रखना अच्छे से। प्रमुख सिटी कौन सी है, मजार शरीफ, कंधार है, गजनी है, हेरात है। तो जो भी सिटी न्यूज़ में रहती है जिस भी देश में, आपको ध्यान रखना अच्छे से, कभी मिलान करने के लिए बोला जा सकता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तापी पाइपलाइन, तापी पाइपलाइन है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। तापी, टी ए मतलब तुर्कमेनिस्तान, ए मतलब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। अच्छा, फिलहाल में अफगानिस्तान किन किन संगठन का मेंबर है, ये आपको पता होना चाहिए। यूएन का है, आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक का, डब्ल्यूएचओ, आईएलओ, ये जो एटॉमिक एनर्जी वाला संगठन है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी वाला, उसका है। शार्क का है, ये ईसीयू का है, ओआईसी का है, ओआईसी वो इस्लामिक संगठन है, उनका है। ये ध्यान रखना, एससीओ वगैरह का भी ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है, तो वो कभी भी पूछा जाए मेंबर स्टेट है तो नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है।
इन जो है बॉडीज है उनका ही मेंबर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अफगानिस्तान में और भी आपको कोई फैक्ट मिलता है तो उसको आप कलेक्ट करते रहना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त सावलकोट सावलकोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब, व्यास, सतलुज और रावी। ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है और यूपीएससी का तो लगभग बनने के चांसेस भी रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये चिनाब नदी पे है, चिनाब नदी बहुत फेमस नदी है, और ये पंच नदी वाला पार्ट है उसका एक पार्ट है। ये सावलकोट विद्युत जल विद्युत परियोजना जम्मू एंड कश्मीर में चिनाब नदी पे बनाया गया प्रमुख नदी आधारित जल विद्युत परियोजना है। तो उसको अभी पर्यावरणीय मंजूरी मिली है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, और चिनाब नदी के भी बारे में आपको जानना है। ये चंद्रा और भागा नदी से संगम से मिलकर चिनाब नदी बनती है, जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है दोनों ही। लाहौल और स्पीति के टांडी में चंद्रा और भागा नदियों के संगम से ये निर्मित होती है। और प्रमुख जल परियोजनाएं जो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, जो चिनाब नदी पे है। तो आपको क्या करना है, जब भी कभी आप जो चीज न्यूज में है उस वजह से भी जानना, और उसका थोड़ा जो बैकग्राउंड है उसको भी अच्छे से देख लेना है। तो देखो, और बगलियार बांध है, सलाल बांध है, दूल हस्ती है, रतले है, पाकल दूल बांध है, कीरू परियोजना है और किश्तवाड़ परियोजना है। तो उनको भी अच्छे से याद करना है इन फैक्ट को। और देखिए, ये जो नदियां हैं, सिंधु नदी वाला तंत्र है, तीन इंपोर्टेंट उत्तर भारत में तीन है, गंगा नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ध्यान रखना, इसमें से दो नदियां, एक तो सतलुज और इंडस, ये दोनों बाहर से मतलब चाइना साइड के तिब्बत से भारत में एंटर करती है, बाकी की उत्पत्ति सब की भारत में ही होती है। तो ध्यान रखना, इन चीजों को अच्छे से ध्यान रखना। और सिंधु जो समझौता है, सिंधु नदी जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में है, उसके बारे में भी थोड़ा अच्छे से देख लेना, क्योंकि इसमें सिंधु, झेलम और चिनाब नदी का 80% पानी पाकिस्तान को दिया जाता है, और जो 20% पानी है वो इंडिया यूज करता है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह रोग प्लेनेट को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? अभी एक रोग प्लेनेट का पता चला है, तो इसलिए ये क्वेश्चन, वैसे उसका नाम ज्यादातर उसके बारे में और फैक्ट नहीं, लेकिन क्यों ये होता क्या है रोग प्लेनेट, इसकी डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है। तो ए है, एक ग्रह जो एक साथ कई तारों की परिक्रमा करता है। बी ऑप्शन है, एक ग्रह जो किसी तारे की परिक्रमा नहीं करता है और अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से घूमता है। एक ग्रह जो केवल भूरे रंग के बौने ग्रह की परिक्रमा करता है। डी है, एक ग्रह जिसकी कोई ठोस सतह नहीं है, केवल पूरी तरीके से गैसीय है। तो इसका आंसर देखते हैं, ये ऐसा रोग ग्रह है, CHA 11077626। इसका ध्यान रखना, तो अच्छे से देख लेना। आकाश गंगा के भीतर तारामंडल में लगभग 620 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है ये। इसका द्रव्यमान बृहस्पति के द्रव्यमान से भी एक कितना है, 5 से 10 गुना बड़ा है ये। और ये लगभग 1 से 2 मिलियन वर्ष पुराना है। देखो, अंतरिक्ष में 1 से 2 वर्ष, 1 से 2 मिलियन वर्ष पुराना कोई ज्यादा नहीं होता है, बहुत नया है। ये दृष्टि से अत्यंत युवा है। ये दुष्ट ग्रह, या जिसको रोग ग्रह बोलते हैं, मुक्त तैरने वाले गृह द्रव्यमान वाले पिंड, ऐसे ग्रह है जो किसी तारे की परिक्रमा नहीं करते। ये स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, इंडिपेंडेंट रूप से घूमते हैं, ये स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, और ये किसी तारे की परिक्रमा नहीं करते, ये फ्रीली घूमते हैं, इसलिए इनको रोग ग्रह कहा गया है। तो ध्यान रखना, एक तो ये किससे रिलेटेड है, खगोलीय पिंड से रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी डेफिनेशन क्या है रोग ग्रह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धि जनजातीय समुदाय अभी न्यूज में है के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिद्धि पारंपरिक रूप से शिकारी और संग्राहक है, लेकिन अब वे ज्यादातर कृषि मजदूर और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में काम करते हैं। सिद्धि समुदाय गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र में पाया जाता है। सिद्धि को केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। उपरोक्त में से कौन से कथन यहाँ सही है? केवल 2 और 3, बी में 1, 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3। तो इसके तीनों ही कथन राइट है। एक्चुअली में सिद्धि जनजाति, ये जो गुजरात, महाराष्ट्र, ये जो वाला पार्ट है ना, उसमें कर्नाटका वाला जो इस क्षेत्र है ना, उसमें पर्टिकुलर क्षेत्र में पाई जाती जनजाति। पहले ये खाना बदोश टाइप में, यानी कि पूरा जंगल में रह के जीवन जीते थे, और ये शिकार वगैरह करते थे।
और जो कृषि उत्पादों का वन्य जो उत्पाद रहते थे उनका संग्रह करते थे और उसको मार्केट बाजार में बेचते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है, ये मुख्य धारा से धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और मजदूरी करते हैं, कर्मचारी के रूप में भी काम करते हैं। तो अब धीरे धीरे परंपरागत जो आधारित कृषि वगैरह था उनको छोड़ के मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, इस वजह से। और ये न्यूज़ में भी रहते हैं, ये गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं और एसटी का दर्जा इन्हें दिया गया केंद्र सरकार द्वारा। तो इसलिए ये न्यूज़ में है, तो इसके बारे में जानना, इनको हबशी या बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। ये इंडिया अफ्रीकी भारतीय समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इनके बारे में। इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कौन से एरिया में पाई जाती है, और दूसरा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें ये एसटी का इनको दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बामियान बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी अफगानिस्तान न्यूज में, इसलिए ये न्यूज में आ जाता है। और आपको भी पता है कि यूपीएससी की बौद्ध धर्म वाली जो थीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट थीम है उनके लिए, और उससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं से वो बना लेते हैं। हर साल एक क्वेश्चन तो आना फिक्स होता है। तो देखते हैं, बामियान घाटी को 2003 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ये मूर्तियां 1980 के दशक में सोवियत अफगान युद्ध के दौरान नष्ट कर दी गई थी। ये मूर्तियां 6ठी शताब्दी में बनाई गई थी और गंधार बौद्ध कला का उदाहरण है। बामियान की बुद्ध प्रतिमाएं दो विशाल आकार की थी, जिनमें सबसे ऊंची प्रतिमा 174 फीट की थी। निम्न उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, देखते हैं। तो पहला कथन तो सही है, बामियान घाटी के 2003 में, ये अफगानिस्तान में एक बामियान घाटी है, वहां पे बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमाएं हैं, इस टाइप की थी। इसको तो अभी तो तोड़ा गया है, 2001 में इसको तोड़ दिया गया था तालिबान की तरफ से। इनको तोड़ के वहां पे वो एक्सेप्ट नहीं करते थे मूर्ति पूजा वगैरह, इसलिए उसको ब्रेक कर तोड़ दिया गया था। तो ये देखो, बामियान बुद्ध अफगानिस्तान की बामियान घाटी में स्थित विशाल बौद्ध मूर्ति है। तो 2001 में इनका विध्वंस और उनके बाद यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई थी 2003 में। और ये गांधार मूर्तिकला बहुत फेमस है, तो गांधार मूर्तिकला से संबंधित है, गांधार मूर्तिकला से संबंधित है। तो ये भी ध्यान रखना है, 6ठी शताब्दी ईस्वी में बनाया गया था, इनको निर्माण हुआ था इनका। और ये कौन सी है, बलुआ पत्थर की चट्टानों पर उकेरा गया था इनको। और जो 2003 में इनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसके रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं आपको अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के लिए स्थानीय कार्रवाई पर दिल्ली घोषणा निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम में अपनाई गई थी। तो अभी हाल ही में दिल्ली घोषणा जारी हुई थी, इस पे वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के लिए स्थानीय कार्रवाई पर दिल्ली घोषणा। तो इस वजह से अभी एक दिल्ली में समिट हुई थी, कौन सी समिट हुई थी वो बताना। G20 शहरी शिखर सम्मेलन 2025 भी है, अराइज शहर फोरम 2025, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा 2025, COP30 तैयारी बैठक। तो ये अराइज शहरी शहर फोरम 2025 एक अभी हुआ था, समिट हुआ था दिल्ली में, उसमें ही ये वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के लिए स्थानीय कार्रवाई पर दिल्ली घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया था। देखते हैं, ये है अराइज सिटीज फोरम 2025, 8 से 9 अक्टूबर नई दिल्ली में हुआ था। दिल्ली घोषणा पत्र अराइज सिटी फोरम 2025 का परिणाम है, जो वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ से शहरी आवास को बढ़ाता है और बेलम में होने वाले COP30 से पहले प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करता है। कि बेलम में होने वाले COP30 में अपने को क्या क्या चीजें वहां पे रिप्रेजेंट करनी है, अपनी डिमांड क्या है, उससे पहले की तैयारियों के लिए ये समिट हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है, अराइज सिटी फोरम, अराइज अनुकूली, लचीला, नवोन्मेषी, सतत और समतामूलक एक दक्षिणी एशिया का प्रमुख शहरी लचीलापन मंच है। सिटीज को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए एक मंच है। 2025 का संस्करण, जिसका विषय है भारत से बेलम तक, फ्रॉम इंडिया टू बेलम, ये इसका थीम है। थीम जनरली पूछा जा सकता है। शहरों में जनसंख्या उत्सर्जन भेद्यता केंद्रित होती है। इसमें 25 देशों के 60 सिटीज से 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हितधारकों में स्थानीय, उपराष्ट्रीय, राष्ट्रीय सरकारें, निजी क्षेत्र के लोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शामिल है। तो फैक्ट, जितने भी फैक्ट है आपको अच्छे से तैयार करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खबरों में रहा कृषि विज्ञान कार्यक्रम द एग्री एनलेक्स प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अभी जनरल नाम से तो लग रहा होगा या तो कृषि मंत्रालय या फिर विज्ञान से रिलेटेड कोई मंत्रालय होगा, लगा ऐसे नहीं है। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेती है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, या फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। तो ये इसमें से सही है मेती। एक्चुअली में जो एग्रीकल्चर है उसमें पर्यावरणीय फ्रेंडली तकनीकों को इम्प्लीमेंट करना इसका उद्देश्य है, इसलिए इसको लॉन्च किया गया मेती के द्वारा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। ये सीडेक और सीडेक कोलकाता द्वारा कार्यान्वित है। ये कार्यक्रम कृषि और पर्यावरण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के अनुसंधान, विकास, परिनियोजन, प्रदर्शन और व्यवसायीकरण पर केंद्रित है। तो ध्यान रखना ये इसके रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा कलमिकिया क्षेत्र कहाँ स्थित है? रूस, यूक्रेन या चीन या तजाकिस्तान, कहाँ पे स्थित है कलमिकिया? एक्चुअली में दिल्ली के संग्रहालय में बौद्ध से रिलेटेड कुछ अवशेष थे। तो कलमिकिया एक ऐसा जगह है रशिया में एक ऐसा जगह है जहाँ पे बौद्ध बहुल क्षेत्र है। तो वहाँ पे एक प्रदर्शनी लगने वाली थी, तो यहाँ से अवशेष वहाँ ले जाए जाएंगे, प्रदर्शनी की जाएगी वहाँ पे। और वहाँ पे यहाँ पे 2 लोगों का एक समूह भी जाएगा जो वहाँ पे उनको प्रदर्शनी करेगा और वहाँ पे आशीर्वाद भी देगा। ये है समिट कृषि मंत्रालय द्वारा 4 ग्रेट इन्वेंट्स इन द लाइफ ऑफ बुद्धा। तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखे गए बुद्ध के पवित्र अवशेषों को एक प्रदर्शनी के लिए रूस के कलमिकिया गणराज्य ले जाया जाएगा, जिसके साथ 2 वरिष्ठ भारतीय भिक्षुओं का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी जाएगा जो स्थानीय श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देंगे और क्षेत्र की बौद्ध बहुल आबादी के लिए धार्मिक सेवा का संचालन भी करेंगे। तो कलमिकिया इसलिए फेमस है। तो यहाँ पे भी बौद्ध धर्म वाला एक थीम है, वो हाईलाइट है। तो ध्यान रखना, आज 2 क्वेश्चन हो गए बौद्ध धर्म से रिलेटेड। नेक्स्ट है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम CCTS 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। CCTS 2023 को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। सेकेंड है, अनुपालन न करने वाली संस्थाओं को अतिरिक्त कार्बन क्रेडिट प्रमाणित खरीदना होगा या पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा। इसका इम्प्लीमेंटेशन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो इस योजना के तहत अनुपालन लागू करने के लिए जिम्मेदार है। CCTS 2023 के अंतर्गत ऑफसेट तंत्र सभी ऊर्जा गहन उद्योगों के लिए अनिवार्य है। 2 चीजें बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सभी और अनिवार्य। कभी भी ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट मिल जाए तो आप फट से, अगर आपको पता नहीं है तो एलिमिनेट कीजिए इसको। 4th वाला एलिमिनेट करते यही चला जाएगा। अच्छा, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो नहीं करता है, इसका CPCB करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल करता है, इसका क्रियान्वयन एजेंसी है। तो इसका 3rd भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी चला जाएगा। हाँ, अनुपालन न करने वाली संस्थाओं को अतिरिक्त कार्बन क्रेडिट प्रमाणन खरीदना होगा या पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान करना हो, ये सही है। तो अपना ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और एक तो है ये ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत इसको अधिसूचित किया गया है। तो इसके समाधान देख लेते हैं। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना CCTS 2023 को जलवायु कार्रवाई ढांचे में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। इस योजना का उद्देश्य ऊर्जा प्रदान क्षेत्रों में कम उत्सर्जन को कमी करना है। जो CO2 वगैरह उत्सर्जन होता है उसको कम करना है। तो इसका जो उद्देश्य है, एक घरेलू कार्बन बाजार स्थापित करना तथा उद्योगों के लिए अनुपालन और प्रतिपूर्ति मार्ग प्रदान करना है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 से उत्पन्न भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को सुगम बनाने के लिए 2023 में ये अधिसूचित किया गया था। अनुपालन प्रवर्तन CPCB है द्वारा किया जाता है। अनुपालन न करने वाली संस्थाओं को प्रमाण पत्र खरीदना होगा या पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति देनी होगी। तो ये वाला हमारा सेकंड स्टेटमेंट था, सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर, सॉरी 9th वाला, ठीक है, ये 9th वाला क्वेश्चन मिसिंग है। 10th वाला क्वेश्चन हमारा लास्ट है। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान परिषद CCRAS
द्वारा शुरू की गई स्पार्क 4.0 पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आयुर्वेदिक दवाओं के व्यावसायिक उत्पादन को बढ़ावा देना, BAMS स्नातक छात्रों के बीच में अनुसंधान अभिविन्यास को प्रोत्साहित करना, देश भर में नए आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल स्थापित करना, आयुर्वेद को आधुनिक एलोपैथिक चिकित्सा के साथ एकीकृत करना। तो इसका जो आंसर होगा, स्पार्क पहल शुरू की गई है वो BAMS स्नातक छात्रों के बीच अनुसंधान अभिविन्यास को प्रोत्साहित करना है। स्पार्क 4.0 आयुर्वेदिक अनुसंधान के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम CCRAS की एक प्रमुख पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य स्नातक स्तर आयुर्वेदिक चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा BAMS पर युवा आयुर्वेदिक विद्वानों में वैज्ञानिक जिज्ञासा और शोध मानसिकता को स्थापित करना, ताकि वो रिसर्च एवं डेवलपमेंट से R&D से जुड़ पाए। जो स्नातक स्तर के स्टूडेंट है, यह कार्य संकाय मार्गदर्शन में अल्पकालिक स्वतंत्र अनुसंधान प्रयोग समर्थन देने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता है। इसका मुख्य लक्ष्य शास्त्रीय आयुर्वेदिक ज्ञान और आधुनिक वैज्ञानिक विधियों के बीच की खाई को पाटना, और जिससे आयुष क्षेत्र में अनुसंधान परिस्थिति की तंत्र को मजबूत किया जा सके और भविष्य के लिए नवाचारों के लिए प्रशिक्षित शोधकर्ताओं की एक श्रृंखला तैयार की जा सके। हमारे पास बहुत सारा जो ज्ञान है आयुर्वेद का, उसको तो आज का जो मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च है उससे कनेक्ट करना इसका उद्देश्य है। और इसके लिए स्टूडेंट को छात्रवृत्ति दी जाती है, और आप इससे जुड़िए, R&D कीजिए, और जो है प्रशिक्षित एक सीरीज तैयार की जा सके ऐसे लोगों की जो प्रशिक्षित हो, ट्रेंड हो, लोग जो इस फील्ड में काम कर सके। तो आज के लिए हमारे इतने क्वेश्चन थे। ठीक है, जय हिंद।